हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथ्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक अप्लाइड मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिस चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी। कंप्लीट मैंने आपको समझाया है, क्वेश्चन सॉल्व करें और जबरदस्त क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराई। अगर आप लोगों ने उसमें से किसी भी क्लास को मिस किया था तो आप लोग जरूर से जरूर उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना करके लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के साथ हम आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स पढ़े हुए थे, जो लोग 10th पास करके आए हैं, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी आप लोग पहली बार पढ़ने चल रहे हैं। लेकिन जो क्लास 12th पास है हमारे बच्चे, वो लोग इसको पढ़े हुए हैं, बट आपको कुछ अलग जरूर से जरूर सीखने के लिए मिलेगा। एक चैप्टर आप मुझसे पढ़े हैं कंप्लीट, आपको आशा और विश्वास हो गया होगा कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम नेक्स्ट लेवल का, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज इस धमाकेदार क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा गुणोत्तर श्रेणी है। अगर आप लोगों ने समांतर श्रेणी की सभी क्लास को देखा, एक भी क्लास को मिस नहीं किया है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी आपको बेहद आसान लगने वाली है। क्योंकि आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि श्रेणी होती क्या है। मैंने आपको बताया था जो श्रेणी होती है उसके जो पद होते हैं उनके बीच में कुछ न कुछ डेफिनेट रिलेशन होता है, कुछ न कुछ पर्टिकुलर संबंध होता है। उसी संबंध के आधार पर श्रेणी को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी के पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है, कोई भी दो लगातार पद अगर हम लोग लेते हैं, दो भी कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स हम लोग लेते हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए हम उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इस प्रकार की सीरीज को हम लोग एपी बोलते हैं, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी किसे बोलेंगे, इसके जो पद होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। पहले एक नॉर्मल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, क्लास हो सकती है थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब कभी भी आप मेरे लेक्चर को देख रहे होंगे तो आप उसको मूवी की तरह नहीं देखेंगे, आप उसको क्लास की तरह अटेंड करेंगे, कॉपी और पेन लेकर के जरूर से जरूर बैठेंगे। बता दीजिए लाइव चैट में कितने लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं। चलिए बच्चों, देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कहा जाता है एक ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो लगातार पदों के बीच समान अनुपात होता है, उसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और उस समान अनुपात को, उस कांस्टेंट रेशियो को कॉमन रेशियो या हिंदी में सार्व अनुपात कहा जाता है। वहां सार्व अंतर था, कॉमन डिफरेंस था एपी में, यहां सार्व अनुपात है, कॉमन रेशियो है। बात समझ में आ रही? एग्जांपल से समझाते हैं आप लोगों को। डियर स्टूडेंट, देखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपकी सारी की सारी बातों को क्लियर करने वाले हैं। जबरदस्त क्लास होने वाली है, समझते चलिएगा। जीरो से हीरो लेवल पढ़ाऊंगा, मैथ्स ऐसा नहीं सीखे होगे, पूरा सिखा दूंगा जबरदस्त तरीके से, बस ध्यान से समझते चलिएगा। बस मैथ्स में तो और पूरा फुल मार्क्स आप लेकर के आएंगे, कोई टेंशन नहीं, आप समझते चलिए बस। एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16। अब देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, इन दोनों के बीच का रेशियो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे 2 आएगा, यहां कितना आएगा 2 आएगा, यहां कितना आएगा 2 आएगा। मीन्स सब में 2:1 का रेशियो मिल रहा है ना, किसी भी टर्म से उसके पहले टर्म को डिवाइड पर 2 मिल रहा है। तो रेशियो क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, समान चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी बोला जाएगा। शॉर्ट में जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो कॉमन रेशियो आपको मिल रहा है, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग कॉमन रेशियो ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो ही कहते हैं। और इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स आर से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आर से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग हिंदी में सार्व अनुपात कहते हैं। याद करिए, आपको वहां पर सार्व अंतर बताया गया था, यहां पर मैं आपको सार्व अनुपात बता रहा हूं। समझ में आ रही बातें? क्या मैंने बताया, गुणोत्तर श्रेणी। अब कुछ अलग डेफिनेशन सीखिए। गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसके किसी भी पद को उसके पहले वाले पद से भाग देने पर एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है, एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। भाई देखो, किसी संख्या में से कोई संख्या घटाओगे तो अंतर प्राप्त होगा, किसी को किसी से भाग दोगे तो अनुपात प्राप्त होगा। तो जब भाग दे रहे हो तो समान अनुपात प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, क्योंकि पदों के बीच का अनुपात समान है। बस ध्यान रखिएगा, लगातार जो अनुपात होगा उसको समानुपात कॉमन रेशियो कहेंगे। जहां से सीक्वेंस सीरीज आपकी स्टार्ट होगी, आपको पता ही है कि सर उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद माने क्या होता है भैया, प्रथम पद माने फर्स्ट टर्म होता है, जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, बस इतना आप लोग समझ लीजिएगा। हम कह सकते हैं इफ, ध्यान दो, T1, T2, T3, T4 आर इन जीपी। अगर ये कहाँ हो, जीपी में हो, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में हो, देन आप लोग ध्यान रखेंगे कि सर T2/T1 करो या T3/T2 करो या T4/T3 करो, हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो आएगा। और इस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे सर, कॉमन रेशियो बोलेंगे, आर से डिनोट करेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे सर, सार अनुपात बोलेंगे। क्लियर हो गई बातें डियर स्टूडेंट्स, समझ आया? याद करिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, समांतर श्रेणी, तो वहां पर मैंने आप लोगों से एक छोटी सी बात बोली थी कि समांतर श्रेणी के अगर प्रथम पद और सार्वधातुक आपको पता हो तो आप उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। आज गुणोत्तर श्रेणी के लिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक पता हो तो आप इसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। आइए अगला टर्म हमारा क्या होगा, 1 by 1। जैसे समांतर श्रेणी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपको बताया गया समांतर श्रेणी क्या होती है ना, कैसे उसको हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको समांतर श्रेणी का व्यापक पद पढ़ाया गया, उसका यनवा पद पढ़ाया गया, प्रारंभ से यनवा पद पढ़ाया गया और अंत से यनवा पद पढ़ाया गया। वो सारी यन पदों का योगफल बताया गया, समांतर श्रेणी के गुणधर्म बताए गए, वो सारे समांतर माध्य आपको पढ़ाया गया। वही सारी की सारी चीजें आपको गुणोत्तर श्रेणी में भी पढ़नी है। तो अभी हम लोग पहचान चुके हैं कि गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है और इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। किसी भी पद को उसके पहले वाले पद से जब हम लोग भाग देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट रेशियो हमें मिलता है, समान अनुपात मिलता है, तो हम जान जाते हैं कि वो क्या है, हमारी गुणोत्तर श्रेणी है अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है अब गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। गुणोत्तर श्रेणी का क्या, व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ जीपी। याद करो एपी का जनरल टर्म क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी था। तो इसका जनरल टर्म जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। क्यों होगा सर, क्योंकि उसमें देखो एपी के लिए जब हम बात की रहे तो ए था, ए प्लस डी था, ए प्लस 2डी था, ए प्लस 3डी था। याद है आप लोगों को? ऐसा क्यों था, क्योंकि वहां पर डी प्लस होता था, यहां पर आर है और आर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा जब फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, ए होगा। जब कॉमन रेशियो मींस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड टर्म आ जाएगा, फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो ये इसका जनरल टर्म होता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं nth टर्म, समझते चलना डियर स्टूडेंट्स, nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, मींस गुणोत्तर श्रेणी का शॉर्ट में लिखते हैं जीपी का यनवा पद। यनवा पद क्या होता है अलग से अब आपको डियर स्टूडेंट्स बताने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं यनवा पद यन के फॉर्म में एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें हम लोग, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी श्रेणी के कोई भी पद को हम लोग फाइंड कर पाते हैं। तो इसका यनवा पद का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1 होता है। आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आएगा सर क्यों होता है, तो सर क्यों होता है जरूर बताएंगे, आपको पता भी है। देखो डियर स्टूडेंट्स, जनरल टर्म ध्यान दीजिएगा, जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। अगर हम जनरल टर्म ऑफ जीपी की बात करें तो सबको पता है सर ए होता है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होगा, ए आर क्यूब होगा, ए आर की पावर 4 होगा एंड डॉट डॉट डॉट। यही डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, जनरल टर्म ऑफ जीपी होगा। अब थोड़ा सा समझिएगा, इस ए को हम ए आर की पावर 1-1 लिख सकते हैं, इसको हम ए आर 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको ए आर 3 की माने 3-1 लिख सकते हैं,
AR की पावर 4 - 1 लिख सकते हैं, यहाँ AR की पावर 5 - 1 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। पकड़ना है आपको, समझना है। हो क्या रहा है, जब हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो 1 में से 1 माइनस हो रहा है, सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड में से 1 माइनस हो रहा है, थर्ड टर्म की बात करें तो 3 में से 1 माइनस हो रहा है, फोर्थ टर्म की बात करें तो 4 में से 1 माइनस हो रहा है, फिफ्थ टर्म की बात करें तो 5 में से 1 माइनस हो रहा है। इसका मतलब जब मैं nth टर्म की बात करूंगा तो जाहिर सी बात है कि n में से 1 माइनस होगा, तो Tn = AR की पावर n - 1। यही डियर स्टूडेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के स्टार्टिंग से nth टर्म को फाइंड करने का क्या होता है, फार्मूला होता है। सही है। अब एक फार्मूला आपको पता है इसमें और बनेगा, वो फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला हमारा होगा डियर स्टूडेंट्स क्या, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। आइए उसको समझते हैं। मींस किसी गुणोत्तर, सारे के सारे फार्मूले को समझते रहिएगा जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक नोट्स बनाई है। नोट्स बना करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करते हैं। जो एनर्जी आपको मेरे अंदर देखने के लिए मिल रही है, ऊर्जा आपकी प्रदान की गई हुई, जो आप लोग मुझे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, उसी एनर्जी से मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराता हूं। अगर आपका निरंतर सहयोग बना रहा, निरंतर सपोर्ट बना रहा, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे आप लोग अपनी कॉपीज को सेंड कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने प्यारे बच्चों को जो डिलीवर कर रहा हूं उनके पास तक पहुंच रहा है। जो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा है वो कहीं ना कहीं तक आपके पास पहुंच रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। बस मेरी बात को, इस चीज को आप लोग ध्यान सुनिएगा। मैं अपने सभी के सभी स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं या ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, इस स्टोरी को जरूर से जरूर उनके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ये स्टोरी उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं यहां पे हेडिंग डाल लेता हूं, क्या भाई, अंत से अनवा पद। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें यहां पर निकालना क्या है, अंत से अनवा पद, अंत से यनवा पद, अंत से यनवा पद, यंथ टर्म फ्रॉम लास्ट। किसका भाई, जीपी की बात हो रही है। गुणोत्तर श्रेणी का अगर हमें अंत से यनवा पद निकालना है तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। गुणोत्तर श्रेणी का क्या भाई, अंत से यनवा पद कैसे निकाला जाएगा, ये समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है स्टोरी की बात हो रही थी ना, स्टोरी सुनाई जाए या ना सुनाई जाए, ना सुनाई जाए। अगर आप लोगों के अंदर जिज्ञासा होगी, सुनना चाहिएगा, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं अपने सभी के सभी स्टूडेंट्स के साथ उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करता हूँ, क्योंकि उसमें टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक बड़ा ही अच्छा रिलेशन बन जाता है। समझ में आ जाता है कि दोनों का मतलब क्या है। अभी आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में स्टोरी ठीक नहीं रहेगी, आप लोग बोलेंगे तो डिस्कस जरूर करेंगे आपके साथ। एवरीथिंग मिलेगा आपको आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर। पढ़ाई भी होगी, मज़ा भी आएगा, गाइडेंस भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, एवरीथिंग विच ऑल स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड। आपको एक विद्यार्थी जीवन के लिए जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे ना फ्री ऑफ कॉस्ट ला करके रख देने वाला हूँ, जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बेहद मज़ा आने वाला। बस ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, बस तभी मज़ा आता है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंत से यनवा पद, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या होता है सर? देखिए, अभी आपको बताया गया कि जो हमारी जीपी है उसका जनरल टर्म सर यही होता है, ठीक है, यही होता है। अच्छा भाई, अगर हम इसका लास्ट टर्म एल लिख दें, देखो याद करो, जब आपको एपी पढ़ाई जा रही थी तो मैंने बताया था कि अगर एपी इधर से लिख रहे हो तो प्लस करते जाओगे। याद करो, मैंने बताया था, आप लोगों का लेक्चर सुने होंगे आप लोग। ए प्लस डी है ना, ए प्लस 2d एंड डॉट डॉट, यहाँ एल लिखवाए थे, यहाँ एल माइनस डी लिखवाए थे, यहाँ एल माइनस 2d लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो उधर से आ रहे हो अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही चूंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर से इधर आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या होगा, l/r, फिर डिवाइड करोगे तो l/r² एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा होता चला जाएगा। हो क्या रहा है, देखो nth टर्म का फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, Tn इक्वल टू, ठीक है, Tn इक्वल टू AR की पावर n-1, Tn इक्वल टू AR की पावर n-1। ये फार्मूला आपको बताया गया। अब हमको लास्ट टर्म से बनाना है। फॉर लास्ट टर्म, फॉर
फ्रॉम लॉस्ट, फॉर नहीं, अगर हम फ्रॉम लॉस्ट की बात करें तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं थोड़ा देखिएगा। चेंजेस ये हो रहा है कि जो हमारा ए है वो चेंज हो गया एल में, क्योंकि हम nth टर्म फ्रॉम लॉस्ट निकालना इधर से, तो हमारा इसके पहले फर्स्ट टर्म ए था, अब मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो एल हो गया, इसलिए मैंने क्या कहा ए चेंज हो जाएगा एल में। साथ ही साथ जो हमारा आर होगा सर वो 1/r हो जाएगा, आर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आर डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करें इसी फार्मूले में उठा करके रख दें और हमें nth टर्म का फार्मूला यहाँ से डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगा। Tn इक्वल टू क्या होगा, AR की पावर n-1 पहले था, अब जब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, R की जगह पे आपको 1/r रखना होगा, पावर n-1 लग जाएगी, तो Tn इक्वल टू L/r टू दी पावर n-1, ये हो जाएगा फार्मूला nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है सर, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग अगर जीपी का निकालना होगा तो फार्मूला होगा Tn इक्वल टू AR टू दी पावर n-1। ठीक है, ये फ्रॉम स्टार्टिंग से होगा, प्रारंभ से जिसको कह सकते हैं, प्रारंभ से ये फार्मूला होगा, और अगर आपको अंत से निकालना है तो Tn इक्वल टू L/, ठीक है, L/r टू दी पावर n-1 होगा। सर जी L क्या है, L लास्ट टर्म है, A मीन्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है। क्लियर हो गई बातें। तो अभी तक आप लोगों ने ये सीख लिया कि गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है, अगर हमें कोई सीक्वेंस कोई सीरीज दी गई है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है। मैंने सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को बता दिया। देखो यार, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैथ्स आपको तब आएगी जब आप लॉजिक को और कंसेप्ट को समझोगे। अगर आपको लॉजिक और कंसेप्ट समझ में आ गया है देन आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं देन आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मेरे लेक्चर को खूब ध्यान से समझिए। देखिए, हम आपको पढ़ाने का तरीका जो यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं वो डियर स्टूडेंट्स ये लेकर के चल रहे हैं, किसी भी एक्सरसाइज के बेसिस पे जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों को मिलता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देख लिया देन ये मान के चलिएगा कि 90% क्वेश्चंस आप लोग खुद से ही सॉल्व कर लेंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वो किसी भी राइटर की बुक होगी, कैसी भी बुक होगी, इजी होगी या टफ होगी, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको कंसेप्ट पता हो। तो आप लोगों ने ये जान लिया, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी को पहचानोगे कैसे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको चूंकि लॉजिक पता है देन आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद क्या होता है उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने सीख लिया। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद अर्थात जनरल टर्म क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। गुणोत्तर श्रेणी का अंत से n वां पद क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये सारे के सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज में है डियर स्टूडेंट्स, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ गुणधर्मों का, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज होता है। अब मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, खूब ध्यान से समझिएगा। और ये जो प्रॉपर्टीज, जो गुणधर्म हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी के सभी गुणधर्मों को अपनी नोट्स में जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला गुण समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले गुणधर्म की यहां पर बात करें तो याद करिए जब मैंने आपको समांतर श्रेणी का गुणधर्म बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब मैंने आपको सिखाया था, उस सिचुएशन में मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर हमें समांतर श्रेणी में कुछ संख्याएं माननी होंगी तो वो हम लोग क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे, वो काम आपको गुणोत्तर श्रेणी में भी करना होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अगर गुणोत्तर श्रेणी में हमें 3 संख्याएं माननी है तो हम लोग क्या मानेंगे, अगर हमें 4 संख्याएं माननी है तो क्या मानेंगे, अगर हम 5 संख्याएं हमको माननी है तो हम लोग क्या मानेंगे। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज आप लोग ये मान के चलिएगा, अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं माननी है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं माननी है, अगर मीन्स आपको 3 नंबर्स कभी पर भी लेट करने के लिए आता है तो वो 3 नंबर्स आप लोग क्या क्या लेट करेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब भी 3 नंबर्स आप लोगों को लेट करने के लिए आएगा तो आप लोग याद रखिएगा, हमेशा आपको लेट करना होगा AR एंड A/R। ठीक है, ये 3 नंबर्स डियर स्टूडेंट्स हमेशा लेट किए जाएंगे। ये कब लेट किए जाएंगे, जब आप लोग वहां पर क्या करोगे, 3 नंबर्स को आपको लेट करना होगा जो कि जीपी में है। ध्यान रखिएगा, जब उनका मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन में दिया गया होगा तभी इसको हम लोग लेट करेंगे, अन्यथा अगर मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं लिखा होगा तो हम लोग AR एंड AR स्क्वायर ही डियर स्टूडेंट्स वहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। बाकी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें डियर स्टूडेंट्स 4 संख्याएं माननी पड़ी, अगर हमें 4 संख्याएं अर्थात अगर हमें डियर स्टूडेंट्स 4 नंबर्स वहां पर लेट करने पड़ेंगे, तो 4 नंबर्स को लेट करने के लिए हमको क्या लॉजिक लेना पड़ेगा, क्या वहां पर मानना पड़ेगा। देखिएगा 4 नंबर्स जब लेट करना होगा तो a अपान आर क्यूब, साथ ही साथ a अपान आर, ए आर एंड ए आर की पावर 3 डियर स्टूडेंट्स, ए आर की पावर 3, ये आपको 4 नंबर्स वहां पर लेट करने होंगे। अगर आपको याद हो एपी वाली बात, तो दोनों को अगर एक दूसरे से जोड़ करके आप लोग याद करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। मैं आपको समझाता चलता हूं। एपी में जब आपने 3 टर्म्स लिया था तो क्या लिया था, ए लिया था, ए प्लस डी लिया था और ए माइनस डी लिया था। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इस दोनों में क्या रिलेशन है। वहां पर चूंकि कॉमन डिफरेंस डी होता है तो वहां पर प्लस और माइनस किया जाता है, तो इधर देखो माइनस हुआ था, इधर प्लस हुआ था। यहां पर कॉमन रेशियो की बात हो रही है तो यहां पर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, तो यहां पर देखो माइनस की जगह पे ये डिवाइड हो गया, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो गया है। ऐसे ही अगर हम एपी की बात करें 4 टर्म्स की, तो वहां पर आप ए माइनस 3d, ए माइनस डी और साथ ही साथ ए प्लस डी और ए प्लस 3d लिए थे, अगर आपको याद हो तो। सेम उसी बेसिस पे यहां पर भी वैल्यू रखी जा रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं माननी होंगी तो आप क्या मानेंगे, a अपान आर, ए और ए आर मानेंगे। अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी में 4 संख्याएं माननी होंगी, ठीक है, तो a अपान आर क्यूब, ए अपान आर, ए आर और ए आर क्यूब आप लोग वहां पर लेट करेंगे। ठीक है, अगली बात सुनिएगा। अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहीं कहता है कि हमको क्या करना है भाई, 5 संख्याएं चाहिए, हमको कितने नंबर लेट करना है, 5 नंबर, 5 नंबर्स हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स वहां पर लेट करना है। तो जब हमें 5 नंबर्स लेट करना होगा जो कि जीपी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो वहां पर हम लोग 5 नंबर क्या लेंगे उसको भी आप लोग यहां पर देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। वहां पर होगा ए आर स्क्वायर, यहाँ होगा ए अपान आर, यहाँ होगा ए अपान आर का स्क्वायर। सब के सब उसी एपी से मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बोला कि अगर आपके एपी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के समांतर श्रेणी के सारे लॉजिक, सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, देन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एपी समझ में आ गई है तो जीपी भी आप लोगों को डियर स्टूडेंट जरूर से जरूर समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ रही होगी पूरी तरीके से। तो ये संख्याएं जब माननी होंगी तो ये मानी जाएंगी, बाकी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी प्रॉपर्टी गुणोत्तर श्रेणी की और होती है, वो छोटी सी प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स की यदि हम किसी समांतर श्रेणी को, ध्यान लिखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा मैं बोल रहा हूं, यदि किसी समांतर नहीं भाई गुणोत्तर, बार बार समांतर निकल जाता है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो जो आपको श्रेणी प्राप्त होगी वो सदैव गुणोत्तर श्रेणी होगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का जितना भी लॉजिक था, जितना भी कंसेप्ट था, वो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब आइए आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे डियर स्टूडेंट्स हमको उन लोगों को सॉल्व करना होता है। पहला क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, क्वेश्चन देखिएगा क्या है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसने यहाँ पर बोला है श्रेणी, श्रेणी क्या है देखते हैं, 9 है सर, 3 है, 1 है, 1/3 है, ठीक है, डॉट 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 का 10वां पद हमसे निकालने के लिए कह रहा है। सोचो इतना आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपीबीटीई बगल में लिखा हुआ है इसमें यूपीबीटीई, और 2 बार आया है, 2010 में भी आया है और 2012 में भी बच्चों ये आया है। तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते हैं। लॉजिक क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपसे बोला कि गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आप लोगों से कुछ भी पूछेगा, पूरा खानदान आप लोग बता दोगे, बस उसका प्रथम पद और सार्वनुपात मींस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो अगर आपको पता है देन आप उसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इसके प्रथम पद की बात करते हैं तो सर इसका प्रथम पद 9 होगा। कॉमन रेशियो को निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स किसी भी पद को उसके पहले वाले पद से भाग दे दिया जाएगा। उसमें घटाते थे, इसमें भाग दे देंगे, तो सार्वनुपात कितना हो गया भाई, 1/3 यहां पर आपको मिल गया। अब मुझे करना क्या है, इसका 10वां पद निकालना है। ठीक है, 90वें पद को निकालने का फॉर्मूला आपको पता है सर, an इक्वल टू, या tn लिखिए चाहे an लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, tn इक्वल टू AR की पावर n-1। ठीक है,
10वां पद निकालना है T10 हो जाएगा। A का मतलब डियर स्टूडेंट्स 9 होगा, R का मतलब 1/3 होगा और यहाँ हो जाएगा आपका 10-1 मीन्स 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 अपान में यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 3 की पावर 9। ठीक है, 2 पावर तो यहाँ पर कट जाएगी, ध्यान दो 2 पावर तो कट जाएगी क्योंकि 9 इसको 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 लिख दीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स T10 जो आपका आएगा वो 1/3 की पावर 7 आ जाएगा, ये इसका 10वां पद होगा और डियर स्टूडेंट्स यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2187 आएगा, मीन्स 10वां पद जो होगा हमारा ये हो जाएगा 1/, ठीक है, 2187। इसमें मल्टीप्लाई किया गया, मैंने वही लिख दिया, बाकी आप लोग भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे और बाकी जो भी फार्मूला मैंने आपको सिखाया, जो भी कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उन सभी के सभी फार्मूलों, उन सभी के सभी कंसेप्ट को एक बार अपनी नोट्स में आप लोग खूब अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम लोग जब एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल चुका होगा इस सेकेंड चैप्टर का, अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम पे मैं सेंड कर देता हूं, फिर से आप लोग वहां से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। वो छोटी सी छोटी चीज़ें अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। जैसे यहाँ पर कहीं कहीं आप देखोगे तो पदों की संख्या वगैरह निकालने वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी है, उसको पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा घातांक का नियम पता होना चाहिए। जो यहाँ पर पता होना चाहिए घातांक के नियम। देखो मैं हर प्रकार से आपको मजबूती प्रदान कर रहा हूँ जिससे छोटी सी छोटी चीज़ें जो हो वो भी मैं आपको बता सकता हूं और कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। घातांक के नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करूंगा आपके साथ। घातांक के नियम में आपको पढ़ाया जाता है सर कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, ये सब यहाँ पर यूज होता है। और आपने पढ़ा है सर कि भाग जो होता है उसमें घातें क्या होती हैं, घटती हैं। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है अगर a की पावर m लगा है, ऐसे यहाँ n लगा है तो पूरा a की पावर mn हो जाता है गुणा हो करके। आपने ये पढ़ा है सर कहीं a की पावर m है तो नीचे जाएगा a की पावर -m हो जाएगा। ठीक है, या आप ये पढ़े हैं अगर a की पावर कहीं -m है तो ये आगे जाएगा तो वन अपान a की पावर m हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े हैं। साथ ही साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट घातांक का नियम है जो सबसे ज़्यादा यूज होगा, उसको भी आप लोग फटाफट से देख लीजिए। वो क्या है, जैसे कहीं लिखा है स्टूडेंट्स a की पावर m बराबर a की पावर n। देखो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर 2 घातांक वाली संख्याएं लिखी हैं और दोनों घातांक वाली संख्याएं आपस में बच्चों क्या हैं, बराबर हैं। देखो आधार इनका बराबर है, संख्याएं बराबर लेकिन घात बराबर नहीं है, तो उस किस सिचुएशन में आप ध्यान रखिएगा कि इनकी घातें जो होती हैं वो बराबर हो जाती हैं। माने 2 घातांक अगर बराबर लिखे हुए हों और उनका आधार बराबर है तो घातें भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। साथ ही साथ इसी का उल्टा होता है, अगर कहीं लिखा है a की पावर m बराबर b की पावर n लिखा है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे 2 घातांक, ये घातांक है, एक भी ये भी घातांक है। दोनों घातांक का जो आधार है, जो बेस है वो समान है। आधार क्या है, समान है। और दोनों आधार समान नहीं है, घाते भी समान नहीं। रुक जाओ थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर है a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपके सामने घातांक लिखा हुआ है, ये दोनों घातांक आपस में बराबर लिखे गए हैं। आधार बराबर नहीं है लेकिन घाते बराबर है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर घाते बराबर हैं तो बच्चों क्या होगा, आधार भी बराबर हो जाएगा। मैं कहने का मतलब ये है, अगर 2 घातांक वाली संख्याएं लिखी हैं, दोनों घातांक वाली संख्याएं बराबर लिखी हुई हैं, उनके आधार बराबर हैं, घात बराबर नहीं है तो घात बराबर हो जाएंगे। और अगर 2 घातांक वाली संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है, 2 घातांक वाली संख्याएं लिखी गई हैं, उनके घात बराबर है, आधार नहीं बराबर, तो आधार बराबर हो जाएंगे। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये सारे लॉजिक भी यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज की इस क्लास में जो कुछ भी मैंने आप लोगों को सिखाया है वो आपको 100% समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए। आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, तो आप क्लास को दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर के जैसे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं वैसे ही दिखाते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल फिर से 7 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।